So in today's video, we'll discuss on process transcription. Let's start. So the process of transcription is basically copying of genetic information from one strand of DNA to RNA. Usually क्या होता है ना कि हमें ये तो पता चल गया प्रीवियस वीडियो में कि हमें डीएनए से डीएनए बनाना है तो हम रेप्लिकेशन का प्रोसेस यूज़ करेंगे, बट अगर हमें डीएनए से आरएनए बनाना है तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस यूज़ करेंगे। और ये बेसिकली बताता है कि कैसे फ्लो होती है इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में, ठीक है। सो लाइकवाइज रेप्लिकेशन इज वेयर जहाँ पे पूरा का पूरा डीएनए मटेरियल जो होता था ना वो डुप्लीकेट होता था किसी उसमें स्ट्रैंड्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना कि पूरा ट्रांसक्रिप्शन में डुप्लीकेट नहीं होगा, सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ डीएनए होगा जो डुप्लीकेट होगा एक स्ट्रैंड में से इनटू आरएनए। यहाँ पे डिफरेंस क्या पता है कि हमें पता था कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीराइबोस शुगर यूज़ होगा। और यहाँ पे ना पिछले वाले में जो बेसेस पेयरिंग करते थे ना उसमें एडेनाइन पेयर करता था थाइमीन के साथ, बट यहाँ पे क्या होगा ना कि एडेनाइन थाइमीन के साथ पेयर नहीं करेगा, वो यूरासिल के साथ पेयर करेगा, बिकॉज आरएनए में थाइमीन प्रेजेंट नहीं होता, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट याद रखना कि एडेनाइन यूरासिल के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, थाइमीन के साथ नहीं बनाएगा। और दो प्रोसेसेस है इसमें भी, दो डिफरेंट वेज है जिससे आरएनए प्रोड्यूस होता है, जो कि बैक्टीरियाज और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है और यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। प्रोकैरियोट्स और बैक्टीरिया में क्या है ना कि जो mRNA प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली एक्टिव mRNA होता है, उसको डायरेक्टली कोई भी आगे के प्रोसेसेस में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो बनेगा ना उसको प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड होती है, वो प्रोसेसिंग के बिना नहीं काम करेगा, बिकॉज वो फंक्शनल नहीं होता, वो एक्टिव नहीं होता, वो नॉन फंक्शनल होता है। अभी जैसे कि जीन्स होते हैं ना, वैसे हर जेनेटिक मटेरियल्स के अंदर सिस्ट्रॉन्स होते हैं, और सिस्ट्रॉन्स बेसिकली क्या है, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो पॉलीपेप्टाइड्स के लिए कोड करते हैं। यहाँ पे भी ना सिस्ट्रॉन्स दो टाइप के होते हैं, पहला मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, दो है, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक्स यूजुअली यूकैरियोट्स में फाइंड किया जाता है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है ना वो बैक्टीरियाज और प्रोकैरियोट्स में देखा जाता है। अभी मोनोसिस्ट्रॉनिक्स जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है ना उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन होता है दैट इज इंटरप्टेड बाय कोडिंग सीक्वेंसेस। मैंने बताया था जैसे कि यूकैरियोट्स में जो सीक्वेंस होती है वो फंक्शनल नहीं होती, तो वो फंक्शनल इसीलिए नहीं होती बिकॉज उसमें बीच बीच में ना ऐसी बहुत सारी सीक्वेंस होती है एडेड जो कि काम की नहीं होती, जिनको इंट्रॉन्स कहा जाता है। मैं आगे वो भी बताऊंगी क्या है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इंटरप्टेड सीक्वेंसेस होती है जिसकी वजह से यूकैरियोट्स के अंदर जो mRNA बनता है ना पूरे प्रोसेस के बाद वो एक्टिव नहीं होता, वो नॉन फंक्शनल होता है। सो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पता है क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स तो नहीं देती, पूरा अपना रेप्लिकेशन के प्रोसेस में नहीं जाती, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड काम करती है जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसको बोलते हैं, वही सिर्फ कोडिंग के लिए यूज़ होती है। जबकि नाम के हिसाब से उल्टा है, नीचे कोडिंग स्ट्रैंड है वहाँ से कोडिंग नहीं होती, टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। अभी दोनों स्ट्रैंड्स क्यों यूज़ नहीं की जाती? फर्स्ट रीज़न ये है कि दोनों स्ट्रैंड्स अगर टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लग गई ना तो आरएनए मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट सीक्वेंसेस आ जाएंगी। याद रखना दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंटरी है, ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होना और कॉम्प्लीमेंट्री में बहुत फ़र्क है। एडेनाइन थाइमीन के साथ पेयर करता है, तो अगर ऊपर वाली स्ट्रैंड में एडेनाइन है तो नीचे वहाँ पे थाइमीन होगा, तो दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गई, ठीक है। तो अगर दो स्ट्रैंड्स यूज़ होगी तो इसके वजह से ये जो कोड होगा प्रोटीन, वो भी डिफरेंट प्रोटीन्स कोड होंगे, और ये डिफरेंट प्रोटीन्स कोड होने की वजह से क्या होगा ना कि जो सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे ना जो कोड होने होंगे वो भी डिफरेंट हो जाएंगे। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग फॉर टू डिफरेंट प्रोटीन्स। तो यहाँ पे क्या दो डिफरेंट प्रोटीन्स आने लग जाएंगे एक ही डीएनए स्ट्रैंड में से, जिसकी वजह से पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफर की मशीनरी है ना वो फेल हो जाएगी, ठीक है।
अभी सेकेंड रीज़न जो है ना कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स अगर हम यूज़ करेंगे तो 2 आरएनए मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस होगी साइमल्टेनियसली, 2 स्ट्रैंड्स आएंगी और दोनों स्ट्रैंड्स क्या कॉम्प्लीमेंटरी हो जाएगी, तो वो एक दूसरे के साथ डबल स्ट्रैंडेड वाला आरएनए हमें देगी। तो इसके वजह से क्या होगा ना कि आगे जाके जब उसको प्रोटीन करना होगा ना, प्रोड्यूस करना होगा, तो वो प्रोटीन्स नहीं बना पाएंगे हम उसमें से, वो फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे हम लोग हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। तो ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से ना हम दोनों स्ट्रैंड्स यूज़ नहीं करते आरएनए बनाते टाइम, सिर्फ एक ही स्ट्रैंड यूज़ होती है, दैट इज़ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अभी स्कीमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा ना कि मैं जो भी अभी बताऊंगी वो सब मैं कोडिंग स्ट्रैंड्स के पोलैरिटी के बेसिस पे बताऊंगी, ठीक है। अभी 5' एंड जो होता है ना दैट इज अपस्ट्रीम, और जो 3' एंड होता है दैट इज डाउनस्ट्रीम। तो क्या होगा ना कि जो प्रमोटर है वो हमेशा अपस्ट्रीम वाले साइड प्रेजेंट होगा, और वो अपस्ट्रीम वाले साइड से ना प्रमोटर वहाँ पे बाइंड करेगा, और प्रमोटर जाएगा स्ट्रक्चरल जीन को फॉलो करके टेम्पलेट स्ट्रैंड के और कोडिंग स्ट्रैंड के थ्रू टर्मिनेटर वाली पोजीशन पे, और टर्मिनेटर वाली पोजीशन पे आते ही क्या होगा ना कि प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये सेट है 5' हैंड अप स्ट्रीम, 3' एंड डाउन स्ट्रीम, बीच में स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जाएगा अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम के साइड, 5' टू 3' एंड जाएगा अकॉर्डिंग टू द कोडिंग स्टैंड नॉट द टेम्पलेट स्टैंड। तुम लोग इसको वाइसा वर्सा भी याद कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि ऐसे ही याद करो, ठीक है। अभी यहाँ पे 3 टाइप ऑफ आरएनएस होते हैं यूजुअली, ठीक है। तो मेजॉरिटी 3 कौन से है, आरएनए जिसको रिबोसोमल आरएनए कहा जाता है, सेकेंड है mRNA जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, ठीक है। थर्ड है ट्रांसफर आरएनए दैट इज tRNA, ठीक है। ऑल दीज 3 आरएनए आर नीडेड फॉर सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन, वो भी इन अ सेल। मतलब प्रोटीन्स के लिए ये तीनों हमें चाहिए होते हैं, भले ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, ये सिर्फ ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इनका कोई इतना काम नहीं है, ठीक है। बट ये याद रखना कि 3 टाइप होते हैं और वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में यूज़ होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। अभी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो इस डायग्राम के हिसाब से मैंने समझाया है। यहाँ पे क्या है ना कि 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है बेसिकली। तो ये 3 स्टेप्स जो है ट्रांसक्रिप्शन के, तो फर्स्ट स्टेप को हम कहेंगे इनिशिएशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप को हम कहेंगे इलोंगेशन स्टेप, और थर्ड स्टेप को हम बोलेंगे टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। अभी इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा ना कि जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलो या आरएनए पॉलीमरेज बोलो, दोनों सेम है, दोनों एंजाइम्स ही है। दोनों एंजाइम का काम क्या है कि वो सिर्फ इनिशिएट करेगा रिएक्शन को, ये प्रोसेस को, ठीक है। वो सिर्फ स्ट्रैंड्स खोल के देगा, कैटलाइज करेगा स्टार्टिंग। तो क्या होगा ना कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आएगा, जो आरएनए पॉलीमरेज जो इनिशिएशन वाली साइड पे आके अटैच हुआ ना, उधर सिग्मा फैक्टर आएगा, अटैच होगा उसके साथ, और सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अटैच होगा ना तो यहाँ पे आरएनए बनना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आरएनए बनेगा ना तो इलोंगेशन के स्टेप में क्या होगा, आरएनए बनना शुरू होगा और आरएनए एक छोटा सा स्ट्रैंड ही बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आरएनए नहीं बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या होगा ना कि इलोंगेशन के स्टेप में हमने स्ट्रैंड बनाई आरएनए की, टर्मिनेशन के स्टेप में क्या होगा ना कि वो जो स्ट्रैंड बनी हुई थी ना वो गिर जाएगी, क्योंकि ये टर्मिनेशन वाली पोजीशन में आ जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन पे आते ही क्या होगा पता है, रो फैक्टर आके अटैच हो जाएगा, जो सिग्मा फैक्टर था ना वो छूट जाएगा, रो फैक्टर आएगा अटैच होगा, जिसकी वजह से प्रोसेस का एंडिंग हो जाएगा, टर्मिनेशन प्रोसेस बोलेंगे इसको फिर। और यहाँ पे आरएनए की स्ट्रैंड भी गिर जाएगी और रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज भी डीअटैच हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स में पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, और ये जितना प्रोसेस मैंने अभी बताया ना वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर इतना ही प्रोसेस फॉलो होता है, क्योंकि इसके बाद जो ये आरएनए उसमें प्रोड्यूस होगा ना, ये आरएनए एक्टिव आरएनए होगा उसमें, जबकि यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस पूरा डिफरेंट होता है।
अभी मैंने बताया तो इन बैक्टीरियाज क्या होगा ना कि जो mRNA प्रोड्यूस होगा उसको कोई प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, वो प्रॉपरली फंक्शनल होगा। तो वो क्या होगा ना यहाँ पे कि वो एक्टिव होगा, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस बीच में नहीं होगी जो इंटरप्ट करे। तो यहाँ क्या होगा ना कि काफ़ी बार ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों सेम कंपार्टमेंट में ही टेक प्लेस कर जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ पे सेपरेशन नहीं होता सिस्टोल्स और न्यूसेलस का, तो एक ही उसमें हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। और काफ़ी बार क्या होता है ना कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन से बहुत पहले भी स्टार्ट हो जाता है, या ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होते होते उसके साथ ही स्टार्ट हो जाता है, बिफोर उसके या बहुत पहले, दोनों टाइम स्टार्ट हो जाता है काफ़ी बार। अब भी कॉन्सिक्वेंटली इसके वजह से क्या होगा ना कि हमें बस पता चल गया कि अगर एक बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस दोनों साथ में करवाना है तो हम उसको कपल करवा सकते हैं, वो खुद भी कपल करके दोनों रिएक्शंस प्रोसेसेस साथ में कर सकता है। ठीक है, अभी इन यूकैरियोट्स क्या होगा ना, 3 टाइप ऑफ पॉलीमरेज हमें रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि 3 टाइप ऑफ आरएनए होंगे। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होगा ना वो ट्रांसक्राइब करेगा आरएनए को मटेरियल को। आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा ना वो ट्रांसक्राइब करेगा टीआरएनए को। और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होगा ना वो प्रिकर्सर होगा, मतलब इनिशिएशन या प्रिकर्सर जो स्टार्ट करता है एमआरएनए के प्रोसेस को वो होगा, या तो हेट्रोजीनस एचएनआरएनए जो प्रोड्यूस करना है ना उसका काम करेगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाला पॉइंट है, बेसिक है, इतना पूछेंगे नहीं बट फिर भी जस्ट इन केस एग्जाम में बेसिकली पूछ लिया भाई कितने टाइप ऑफ आरएनए है और कितने कौन सा पॉलीमर किसको करता है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। अभी इस डायग्राम में मैंने बताया तुम्हें कि बैक्टीरियाज के अंदर तो एक्टिव एमआरएनए प्रोड्यूस होगा इनिशिएशन इलॉन्गेशन और वो स्टेप्स फॉलो करके, बट यूकैरियोट्स के अंदर एक्टिव नहीं होगा। तो एक्टिव क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि यहाँ पे ना 2 चीज़ें एग्जिस्ट करेगी, एक्सॉन्स। ठीक है, एक्सॉन्स दोनों में होते हैं, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में होते हैं, बिकॉज दीज आर एक्टिव सीक्वेंसेस। ठीक है, जबकि जो इंट्रॉन्स है ना, ये छोटा ऑरेंज सीक्वेंस, वो सिर्फ यूकैरियोट्स के मोनोसिस्टोनिक वाले यूकैरियोट्स के अंदर आता है। ये नॉन कोडिंग होता है जिसके वजह से क्या हो जाता है ना कि सीक्वेंस इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या होगा, एडिशनल प्रोसेसेस होंगे जिसके अंदर क्या होगा ना कि ये जो एक्सॉन्स हैं वो तो रहेंगे, वो ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, पर जो ये इंट्रॉन्स है ना वो निकल जाएंगे। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें दोनों पोल्स या 5-3 एंड पे भी ऐड होगी। ठीक है, तो यूकैरियोट्स में क्या होगा ना कि फंक्शनल बनाने के लिए एमआरएनए को 3 एक्स्ट्रा प्रोसेसेस फॉलो किए जाएंगे लाइन बाय लाइन। तो फर्स्ट प्रोसेस दैट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में क्या होगा ना, इंट्रॉन्स दैट इज नॉन फंक्शनल पार्ट उसको रिमूव कर दिया जाएगा और जो भी एक्सॉन्स एक्टिव पार्ट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा एक साथ। इस प्रोसेस के साथ साथ केपिंग का प्रोसेस फॉलो होगा। केपिंग के अंदर क्या होगा ना, एक एडिशनल न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाएगा दैट इज ऑन दी 5' एंड जिसको मिथाइल गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये ऐड होगा और इस प्रोसेस के साथ में ही लास्ट प्रोसेस होगा दैट इज टेलिंग। टेलिंग के अंदर क्या होगा ना कि एडेनाइलेट रेसिड्यू है जो ऐड हो जाएगा 3' एंड पे, और वो भी टेम्पलेट स्टैंड पे इंडिपेंडेंट मैनर से। ठीक है, तो ये 3 प्रोसेसेस सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रॉन्स निकाल दिए जाते हैं, एक्सॉन्स एडअप हो जाते हैं। केपिंग जिसके अंदर 5' एंड पे मिथाइल गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होगा। और टेलिंग जिसके अंदर एडेनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 बेस पेयर्स का ऐड हो जाएगा 3' एंड पे। और इसके बाद जो प्रॉपर एक्टिव एमआरएनए बनेगा ना दैट इज HNRNA जो जाएगा आगे के प्रोसेस ट्रांसलेशन के लिए। तो यहाँ पे यूकैरियोट्स का पूरा खत्म हो जाता है पार्ट। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। इतना ही है, याद रखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। कोई भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।